जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उस सीरीज में लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि लोअर कोर्ट क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय क्या होते हैं, और उनमें हायरार्की देखी कि सत्र न्यायालय क्या होता है, फौजदारी न्यायालय क्या होता है या दीवानी न्यायालय ये क्या होता है, मुंसिफ अदालत क्या होती है, दंडाधिकारी जो प्रथम कैटेगरी का होता है वो क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। जिला न्यायाधीश के योग्यताएं बहुत पूछी जाती हैं और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिक होने कंडीशन नहीं है। जिला न्यायाधीश को कौन नामित करता है? राज्यपाल। किसकी सहायता से, किसकी रिकमेंडेशन पर? हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन। बाकी को कौन नामित करता है? राज्यपाल ही नामित करता है, लेकिन रिकमेंडेशन हाई कोर्ट की ना होकर के किसकी होती है? वह उस राज्य के लोक सेवा आयोग की होती है। आज उसी जुडिशरी में हमारा टॉपिक है अधिकरण या ट्रिब्यूनल्स। तो आज का हमारा टॉपिक पहले लिख लेते हैं, अधिकरण या इसी को बोलते हैं ट्रिब्यूनल। ठीक। पहली बात तो ये कि ट्रिब्यूनल की अवधारणा कहाँ से आई। ट्रिब्यूनल की अवधारणा यहाँ से आई कि कोई भी मामला, एक तो दीवानी और फौजदारी ये तो चल ही रहा था, ये जो गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है कोई मामला, या किसी के इंक्रीमेंट से रिलेटेड है, या ट्रांसफर एंड पोस्टिंग का मामला है, या सेवा विस्तार का मामला है, तो ये सब एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, या सर्विस को जल्दी टर्मिनेट कर देना, या उस योग्य व्यक्ति नहीं है, उस पद पर बैठने लायक नहीं है तो उसको डिमोट कर देना, या उसका प्रमोशन टाइम से ना कर देना, ये सारे मामले भी अगर नॉर्मल कोर्ट में जाने लगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट का बोझ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ओरिजिनल संविधान में ऐसी कोई प्रावधान या ऐसी कोई संभावना नहीं थी। ये अधिकरण आया कहाँ से? ये आया 42th 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया संविधान। तो मूल संविधान में ये नहीं था। इसकी सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पर। तो ये कहाँ रखा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? भाग 14A। आर्टिकल कौन से रिलेटेड है? आर्टिकल 323A एंड 323B। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों आर्टिकल, बहुत पूछे जाते हैं। तो पहली बात इसमें क्या सीखना था कि मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। फिर उसके बाद आर्टिकल 323A और 323B में इसको रखा गया। भाग कौन सा है? 14A। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 323A और 323B कहते क्या हैं। आर्टिकल 323 ये कहता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को हाईलाइट कर लीजिएगा, कि वह सेवा से संबंधित मामले, सिविल न्यायालय या हाई कोर्ट से अलग कर प्रशासनिक अधिकरण
की स्थापना कर सकती है। लेकिन ये स्थापना कौन करेगा? केंद्र सरकार नहीं, राष्ट्रपति नहीं, कौन करेगा? संसद। किसको सुविधा दी गई? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को ये शक्ति दी गई है, सुविधा नहीं, का वर्ड गलत हो जाएगा। किसको शक्ति है? ये संसद को। तो अगर केंद्र सरकार चाहे कि हम गठन कर दें, नहीं कर सकती। ये पावर किसकी है? संसद की। दूसरी बात, और आपको क्या हाईलाइट करना है? सेवा, सर्विस से रिलेटेड मामले। ठीक है, टाइमली प्रमोशन ना होना, ट्रांसफर पोस्टिंग ना होना, टाइमली इंक्रीमेंट ना मिलना, ये सारे मामले। तो इसके लिए संसद ने क्या बनाया? प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम बनाया 1985, और इसी के द्वारा स्थापना की गई कैट की। कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक, तो ये तो है क्या? 323A। 323B क्या कहता है? अन्य मामलों में, अन्य मामलों में मतलब जो सेवा से संबंधित ना हो। तो सेवा संबंधित और कौन से मामले हो सकते हैं? जैसे टैक्स का विवाद हो सकता है भारत सरकार और किसी कंपनी के बीच, या भारत सरकार या किसी आदमी के बीच, या किसी नागरिक के बीच। ठीक, तो वो भी हो सकता है। दूसरा, आयात निर्यात का कोई मामला हो सकता है, विदेशी मुद्रा से संबंधित कोई मामला हो सकता है, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई मामला हो सकता है। ये सब क्या है? अन्य मामले। तो अन्य मामलों में जो ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है, की स्थापना ये कौन कर सकता है? केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्यों लिखें? क्योंकि केंद्र सूची के, संघ सूची के विषय पर कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। और राज्य सूची के सब्जेक्ट पर अगर मामला आता है तो कौन बनाएगा? राज्य सरकार। लेकिन सेवा का मामला नहीं होना चाहिए। अगर सेवा का मामला है तो खाली केंद्र सरकार, सॉरी, संसद ही बनाएगी 323 के अनुसार। बाकी अन्य मामले में जो भी होगा वो ट्रिब्यूनल की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? 323B के द्वारा। ये आपको समझना है। ठीक, पहली बात। चलिए, दूसरी बात क्या है? अब स्थापना तो हो गई, तो कैट की टोटल 19 बेंचेस हैं, पीठें हैं। 19 को ऐसे लिखिएगा, 17, 1 और 1। 17 तो जो आपके हाई कोर्ट हैं, न्यायालय, उनमें चल रही हैं ये बेंचेस। एक कहाँ है? एक है जयपुर और दूसरी है लखनऊ। तो टोटल अभी कैट की कितनी बेंचेस हैं? 19। इसकी जो प्रधान बेंच है, मुख्य बेंच, वो कहाँ है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें अध्यक्ष प्लस 69 सदस्य होते हैं। ये जो सदस्य होते हैं, ये केवल और केवल न्यायिक क्षेत्र से संबंधित नहीं होते, ये दोनों क्षेत्र से संबंधित होते हैं। कुछ मेंबर होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जिनको सेक्रेटरी लेवल पर या एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर 10 वर्ष या 15 वर्ष का अनुभव, मिनिमम 10 वर्ष का मांगते हैं, ताकि उनको सरकार की कामकाज की पूरी जानकारी हो। और दूसरा, कुछ न्यायिक सदस्य भी होते हैं, मतलब 50-50 मान लीजिए, जिनको कि कानून का ज्ञान हो। ठीक है, कैट के जो सदस्य होते हैं, उनका दर्जा वही होता है जो हाई कोर्ट के जज का होता है।
तो हाई कोर्ट के जज की इक्विवेलेंट होते हैं कैट के सदस्य। ठीक है, वेतन भत्ते इन्हीं के अनुसार दिए जाते हैं। ठीक। अच्छा, इनका कार्यकाल, ये जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल मैक्सिमम 4 वर्ष या 67 वर्ष की उम्र। अध्यक्ष का कार्यकाल मैक्सिमम 4 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र मैक्सिमम। इससे ऊपर का अगर है तो वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। कहानी समझ में आई? अध्यक्ष और ये सदस्य, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंटमेंट, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये एक कमेटी बनाएंगे, समिति बनाएंगे। उस समिति में सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग जज रहेंगे, रिटायर्ड नहीं, जो उस समय काम कर रहे हैं। उन्हीं वर्किंग जज की अध्यक्षता में जो समिति बनेगी, वही समिति इनको सिफारिश करती है केंद्र सरकार को, और फिर वो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। तो कैट के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा नामित समिति, जिसके अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वर्किंग जज कर रहे होंगे। ठीक है, वही क्या पर नाम का रिकमेंडेशन देंगे और फिर राष्ट्रपति उनको। अगर यही चीज राज्य के स्तर पर हो रही हो तो राज्य के स्तर पर सैट होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका गठन राज्यपाल की सलाह पर, गठन कहिए या ये कहिए सदस्यों की नियुक्ति, ये भी कह सकते हैं। राज्यपाल की सलाह पर, हाई कोर्ट का जज यहां पर सलाह नहीं देगा। राज्यपाल की सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यपाल को सलाह कौन देगा? राज्यपाल अपने सलाह नहीं देंगे। वही चीज हाई कोर्ट के जो उस राज्य के चीफ जस्टिस होंगे, वो एक समिति बनाएंगे हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, और वो समिति राज्यपाल को सलाह देगी। फिर राज्यपाल किसको देंगे? राष्ट्रपति। कहानी समझ में आ गई? अब ये जो मैं कह रहा हूं कि कैट में सेवा से संबंधित मामले आ रहे हैं या आने हैं, तो इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल नहीं हैं, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय तो हैं, राज्य सरकार के एम्प्लॉय भी हैं, लेकिन कौन कौन से एम्प्लॉय नहीं हैं? तो कौन कौन से एम्प्लॉय नहीं हैं? सैन्य सेवाओं के अधिकारी, सैन्य सेवाओं के अधिकारी इसमें शामिल नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी प्लस संसद के सचिवालय के कर्मचारी, ठीक है। तो इसमें सैन्य सेवाओं के सैन्य अधिकारी प्लस सिविल कर्मचारी भी, जो कि सेना से रिलेटेड हैं, वो इसमें नहीं आते। उनका मामला कैट के थ्रू नहीं चलेगा, उनकी अपनी कोर्ट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये क्या किसी, जैसे भारतीय न्याय संहिता है, आईपीसी है, सीआरपीसी, अभी इन सबको मिला करके भारतीय न्याय संहिता बन गई, तो क्या ये उससे बंधे हैं डिसीजन देने के लिए? नहीं।
तो सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्णय, ये किसी आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता इनके द्वारा बंधे नहीं हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत के आधार पर ही इनके डिसीजंस होते हैं। ये मतलब सीआरपीसी को पार करके ब्रॉडर वे में डिसीजन दे सकते हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार ये काम करते हैं। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान में देखनी है। वो क्या देखनी है कि आर्टिकल 323 ए एंड आर्टिकल 323 बी में अंतर, क्या अंतर है दोनों में? तो आर्टिकल 323, पहली बात तो संसद को अधिकार है यहां पर, केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों को अधिकार है। दूसरा, ओनली सेवा से संबंधित मामले 323 ए के तहत, यहां पर अन्य मामले भी आ सकते हैं लेकिन सेवा नहीं आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अन्य मामलों में, अन्य मामलों में कौन कौन सा? कर से रिलेटेड, और क्या हो सकता है? दूरसंचार ट्रिब्यूनल, ठीक है, आयकर या इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल, आयात निर्यात से संबंधित वाद विवाद, विदेशी मुद्रा इनसे संबंधित मामले। तीसरी बात, यहां पर पदानुक्रम का महत्व नहीं है। पदानुक्रम का महत्व क्या है कि मतलब हायरार्की यहां पर नहीं है। एक कर्मचारी, सिंपल कर्मचारी हो, पियोन हो, उसका मामला भी कैट में जाएगा। एक डीजीएम हो, जीएम हो, उसका मामला भी कैट में जाएगा। कोई पदानुक्रम नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पदानुक्रम है कि अगर कुछ छोटे मामले, छोटे उस पर जाएंगे फिर बड़े, ऐसे करके। और सबसे बड़ी बात, पहले क्या था कि कैट के द्वारा जो भी डिसीजन दे दिया जाएगा वही मान्य होगा, उसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकी। लेकिन एक मामला था, इसको आप याद रखिएगा, चंद्र कुमार मामला, $1997। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि कोई भी मामला होगा सेवा से संबंधित तो सबसे पहले कैट में जाएगा, फिर कैट के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट के विरुद्ध कहाँ जाएगा? पहले क्या था कि इसके बाद आगे का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन इस मामले के द्वारा ये कहा गया कि पहले कैट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? डायरेक्ट आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आप पहले कैट जाएंगे, सेवा से संबंधित मामला। कैट का जो डिसीजन होगा उस निर्णय के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, अधिकरण। अब हमारे पास जुडिशरी में दो टॉपिक और हैं, और दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा, और दूसरा है न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविटीज़। तो हो सकता है एक दिन में दोनों टॉपिक कर लें, या हो सकता है अलग अलग दिन करें, जैसा भी होगा देख लेंगे। तब तक के लिए आपके पास दो ही काम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और साथ का साथ क्या कीजिए, चीज़ों का रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।
एक थोड़ा ये सुधार कर लीजिए। यहाँ पर कौन शामिल नहीं है? सैन्य सेवा के सैन्य अधिकारी व सदस्य व सदस्य। सिविल कर्मचारी इसमें शामिल है, यहाँ पर लिख लीजिए। सेना के सिविल कर्मचारी शामिल, और ये शामिल नहीं है। ठीक, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर लीजिए।